Yes, students, as you have problem in respiration in plants and animals, means respiration in animals and transportation in plants. So we are going to discuss our session on life processes, topic respiration in animals and transportation in plants. Okay, let's start with respiration. Respiration क्या है? तो रेस्पिरेशन में हम देखते हैं, सबसे पहले तो हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस भी होता है, देखेंगे। रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग, इन दोनों में डिफरेंस होता है। जब हमारी बॉडी के अंदर एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड ब्रीथिंग। ठीक है, लेकिन जब उस ऑक्सीजन का यूज होता है हमारी बॉडी में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को ब्रेक डाउन करने में, ताकि सिंपल सब्सटेंसेस बन सके एंड टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड, तब उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इसी व्याप से हमारा 2 टाइप्स का होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, जब रेस्पिरेशन विद इन द सेल्स, बिटवीन द सेल्स हो रहा हो, तब आप उसको इंटरनल रेस्पिरेशन कहेंगे, और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट। जब एनवायरमेंट से एक्सचेंज होता है गैसेस का, तब आप उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हम देखेंगे, फिजियोलॉजिकल रेस्पिरेशन भी हम इसको कहते हैं। तो ये एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में, टेरेस्ट्रियल में और ह्यूमन बींग्स में, तीनों में होता है। तो हम देखेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा, वाटर किससे एक्सचेंज होगा गैसेस का, जो एनिमल्स पानी में रहते हैं उनकी जो क्यूटिकल है, आउटर कवरिंग है वो, या गिल्स प्रेजेंट होंगे उनके पास, उसके थ्रू वो एक्सचेंज करेंगे गैसेस का वाटर में से, तब आप उनको क्या कहेंगे, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसको आप फिजियोलॉजिकल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। फिर हम देखेंगे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम भी आते हैं। ठीक है, या ह्यूमन बींग्स देखेंगे जिसमें हम आते हैं। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होते हैं, लंग्स प्रेजेंट होते हैं। सारे ऑर्गेनिजम्स में नहीं होते लंग्स, ह्यूमन बींग्स में हमारे अंदर लंग्स हैं। तो जितने हमारे जैसे कॉकरोच हैं, इंसेक्ट्स हैं, इनके अंदर आपका पूरा नेफ्रीडियाज वगैरह होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, या ट्रैकिया होंगे, बुक लंग्स होंगे, सबके अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग होते हैं। तो अगर हमारे सिलेबस में जो डिस्कशन है वो किसके ऊपर है, ह्यूमन बींग्स के ऊपर। ठीक है, कि ह्यूमन बींग्स के अंदर रेस्पिरेशन क्या कैसे होता है, कि हमारे नॉस्ट्रिल्स से एयर अंदर जाती है ट्रैकिया में, ट्रैकिया को हम क्या कहते हैं, विंड पाइप। ठीक है, तो हमारी जो ऑक्सीजन है यहाँ नॉस्ट्रिल्स से जाएगी ट्रैकिया में, यहाँ से कहाँ चली जाएगी, ब्रोंकाई। ये हमारे दो लंग्स हैं, पेयर ऑफ लंग्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो इनके अंदर जब हमारी ट्रैकिया आगे जाके विंड पाइप डिवाइड होता है, तो ये 2 ब्रोंकाई बना देते हैं। विंड पाइप 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और ये आगे जाके और ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, जिनको आप ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ठीक है, इन ब्रोंकियोल्स ये और ज्यादा अंदर जाके क्या बना देते हैं, एल्वियोलर सैक, या जिनको हम एल्वियोली कहते हैं। तो बहुत सारी हमारी बॉडी के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर क्या होती हैं, एल्वियोलीज प्रेजेंट होती हैं। अब ये एल्वियोली के थ्रू, मतलब एल्वियोली में एब्जॉर्प्शन एक्चुअल में होता है ऑक्सीजन का। तो अभी एल्वियोली में क्यों होता है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हम डाइजेशन पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा है कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर विलाई होते हैं। विलाई क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ।
ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा क्या है, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये जब हमारा फूड जब जाता है स्मॉल फूड पाइप से जाएगा ईसोफेगस से, माउथ से हम खाएंगे, ईसोफेगस से वो हमारे स्टमक में जाएगा, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, और फिर वहां से वेस्टेज निकल के लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है। वहां और ज्यादा एब्जॉर्प्शन, अगर कोई यूजफुल प्रोडक्ट बच गया है तो वो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी बचे हुए एक्स्ट्रा को वो रेक्टम में स्टोर करके एनस से रिमूव कर देती है। तो यहाँ हमारी क्या प्रेजेंट थी, स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन के लिए। तो वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन के लिए थी, उनके अंदर इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनी हुई होती हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप खुद ही देखिए कि लाइन पे अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ एरिया कम है। अब अगर इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो आप देखेंगे इससे 4 गुना एरिया ये है, 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया ना, तो एब्जॉर्प्शन का एरिया इंक्रीज हो गया वहां पर। सेम प्रोसेस हमारा रेस्पिरेशन में है कि हमारे पास ये एल्वियोलीज प्रेजेंट है। ठीक, तो एल्वियोलीज के बनने से क्या हुआ, जो ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन का एरिया है, सरफेस एरिया, वो इंक्रीज हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो पाएगी। ठीक है, तो उसके बाद हमारा एल्वियोलीज में जाएगा, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाएगी। लंग्स का इतना काम हुआ कि उसने ऑक्सीजन ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट कर दिया। अब यहाँ से लंग्स के बाद ये ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है, हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू हार्ट में जाएगी। वहां हार्ट में ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हो जाएगी। ठीक है, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा हार्ट के थ्रू। ठीक है, पंपिंग ऑफ ब्लड के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, फिर यहाँ से वापस हमारी बॉडी के सारे पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वही प्रोसेस से वापस आएगा, किसके थ्रू, ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन बाकी सारी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड। सिमिलरली सारी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, तो अब वो वेन्स अपने साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लाएंगी, कहाँ, हार्ट में, और वहां से वो लंग्स में जाएगा और हम उसको एक्सहेल कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड को। तो रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन और हमने डाइजेशन, तीनों प्रोसेस का डिस्कशन कर लिया यहाँ पर, क्योंकि सारा प्रोसेस, हमारी पूरी फिजियोलॉजी क्या है, इंटर रिलेटेड है, सब चीज आपस में पूरी तरह से जुड़ी हुई है। ठीक है, जब ऑक्सीजन आएगी तभी खाना डाइजेस्ट होगा, और खाना और सब कुछ, ऑक्सीजन और फूड सब कुछ ब्लड में मिलके ही जाएगा, यानी वहाँ ट्रांसपोर्टेशन हो गया। और इन सब में से कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा, चाहे वो रेस्पिरेशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, और उन सब का रिजल्ट क्या है, एक्सक्रीशन। तो ये सारा सिस्टम्स क्या है, आपस में इंटर रिलेटेड। तो यहाँ हम देखेंगे कि जब हमारे बॉडी के अंदर, यहाँ पे क्या है, लंग्स प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ हमारा डायफ्राम प्रेजेंट है। ठीक है, जब भी हम इनहेल करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, लंग्स को बड़ा होना होता है, एक्सपेंड होते हैं, चेस्ट कैविटी एक्सपेंड होते टाइम डायफ्राम कुछ फ्लैटन हो जाता है और हमारे लंग्स स्वेल्ड हो जाते हैं, फूल जाते हैं, उनके अंदर हवा भर जाती है। और जब हम एक्सहेल करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत होती है, तब डायफ्राम डाउन शेप्ड हो जाता है। ठीक है, चेस्ट कैविटी छोटी हो जाती है, लंग्स थोड़े कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और सारी एयर बाहर निकल जाती है। एक बार में सारी नहीं निकलती, कुछ ना कुछ हमेशा अंदर रहती है। ऐसा नहीं है कि जब, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, एक होता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या है, कि हमारी क्षमता कितनी है कि हम एक बार कितनी सांस अंदर ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं नॉर्मली। ठीक है,
और अगर हम कंप्लीट टोटल कैलकुलेट करें तो वो हमारा टोटल इंस्पिरेटरी कैपेसिटी और टोटल एक्सपिरेटरी कैपेसिटी आता है, जिसमें हम देखेंगे कि फोर्सफुल इंस्पिरेशन या फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद कितनी एयर आपने इनहेल या एक्सहेल करी, उसको आप कहते हैं। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन है एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब हमारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, तब उसको आप एरोबिक कहते हैं, और जब ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है तब आप उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक अकर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, एरोबिक अकर इन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स, लेकिन एनारोबिक किसमें होगा? ईच बैक्टीरिया एंड फैटिग्यूड मसल सेल्स में। जो मसल सेल्स फैट की लेयर जिनके ऊपर आ गई है उनके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे एरोबिक में ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू पायरुवेट। ग्लूकोज ब्रेक डाउन होके क्या बना देता है? पायरुवेट बना देता है एरोबिक में इन साइटोप्लाज्म, which further break down into carbon dioxide, water and energy in mitochondria। और एनारोबिक में क्या होता है? in each pyruvate forms ethanol and carbon dioxide with release of energy। इसके अंदर पायरुवेट क्या बना देता है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक। ठीक है, इसी के बिहाफ पे बेटा आपका ग्लैंड्स के ऊपर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ग्लैंड्स इन्वॉल्व इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सी ग्लैंड्स इन्वॉल्व हैं वो बतानी है। तो हम देखेंगे सबसे पहले हमारा ऑर्गन है माउथ, ग्लैंड का नाम है सलेवरी ग्लैंड। क्या सीक्रेट करती है? सलाइवरी ग्लैंड। साइवा सीक्रेट करती है। एंजाइम कौन सा है? सलेवरी अमाइलेज। सबस्ट्रेट यानी क्या? स्टार्च, और एंड प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है? माल्टोज। ठीक है, स्टार्च को इसने माल्टोज में कन्वर्ट किया। फिर स्टमक हमारा ऑर्गन है, ग्लैंड है गैस्ट्रिक ग्लैंड, सीक्रेशन है इसका गैस्ट्रिक जूस, और एंजाइम है पेप्सिन एंड लाइपेज, और सबस्ट्रेट है पेप्सिन किसको करते हैं? प्रोटीन से पेप्टोन बनाते हैं, और लाइपेज लिपिड को ग्लिसराइड्स में कन्वर्ट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा एक निचोड़ है इस टॉपिक का कि डाइजेशन कहाँ किस चीज का और कौन से एंजाइम से होता है। फिर है डियोडनम में हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है डियोडनम, वहाँ लीवर और पैनक्रियाज हमारी दो ग्लैंड आ जाती हैं। लीवर बाइल जूस सीक्रेट करता है और पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करती है। बाइल जूस का कोई एंजाइम नहीं होता, ठीक है, ये फैट का इमल्सिफिकेशन कराती है, ब्रेक डाउन कराती है। पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करते हैं जिसमें 3 एंजाइम है, जिसमें पहला है अमाइलेज, वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में, और लाइपेज फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। फिर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टाइनल ग्लैंड सीक्रेट करती है इंटेस्टाइनल जूस और म्यूकस एंटेरिकस, रिप्सिन पेप्टोन को एमिनो एसिड में करती है, एंजाइम शुगर को ग्लूकोज में, और लाइपेज ट्राइग्लिसराइड्स को मोनोग्लिसराइड्स में ब्रेक डाउन करते हैं।